हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी 11th क्लास ज्योग्राफी और एनसीईआरटी 11th क्लास ज्योग्राफी में अपन ने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये कंप्लीट कर लिए हैं और चैप्टर नंबर 4 जो है वो अपन अभी पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में भी दोस्तों अपन ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और उसके पक्ष में जो प्रमाण है वो अपन ने पढ़ लिए हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ जाकर पहले वो देखिए दोस्तों, ताकि आगे का मैटर समझ में आए। तो पहले आप उसे देखें। और एक बात और ध्यान रखें कि अगर आप यहाँ पर ज्योग्राफी की क्लास ले रहे हैं तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है कंटिन्यू इस क्लास को लें, कंटिन्यू हर पॉइंट को आप पढ़ें, तभी आपके ये फिजिकल ज्योग्राफी समझ में आएंगी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। आप बीच बीच में अगर एक वीडियो देख रहे हो, एक लेक्चर देख रहे हो, दूसरा नहीं देख रहे हो, या किसी भी चैप्टर में एक लेक्चर आपने देखा और दूसरा लेक्चर आपने छोड़ दिया, तो दोस्तों फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर नहीं हो पाएगा। क्या कारण थे, कैसा है, क्यों है, ये सब चीज़ें जैसे अपन ने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में कि भौगोलिक जो भूगोल है इसको वैज्ञानिक आधार कब मिला था, जब इसमें क्यों शब्द जुड़ गया था, क्यों प्रश्न जुड़ गया था। तो ये जो क्यों प्रश्न है ये जब हम कंप्लीट लेक्चर देखेंगे तब हमें हर एक पॉइंट के बारे में विस्तृत जो कॉन्सेप्ट है अपना वो क्लियर हो पाएगा। तो अपन चलते हैं आज से आज वही अपना चैप्टर नंबर 4 महासागर और महाद्वीपों का वितरण, और इसकी शुरुआत करते हैं हम एक क्वेश्चन से। और वो प्रश्न अपना है कि दोस्तों क्या महासागरों में जो तल है, महासागरों की जो भूप्रपटी है, नीचे वाला जो भाग है, जल के नीचे वाला जो भाग है वो क्या समतल है या फिर उसमें उच्चावच पाया जाता है। उच्चावच मतलब जिस तरीके की हम धरातल पर आकृतियां देखते हैं, हम पर्वत देखते हैं, पठार देखते हैं, गहरी खाइयां देखते हैं, मैदान देखते हैं, क्या उसी तरीके से जल के नीचे समुद्रों में भी क्या उसी तरीके की आकृतियां पाई जाती है, या समुद्रों में पर्वत, गर्त ये सब नहीं पाए जाते। तो दोस्तों इसी को अपन चर्चा करेंगे आज। समुद्रों में जो है वहाँ पर भी उच्चावच पाया जाता है, समुद्रों में भी पर्वत पाए जाते हैं, समुद्रों में भी गड्ढे पाए जाते हैं, समुद्रों में भी प्लेटू पठार पाए जाते हैं, समुद्रों में भी मैदान पाए जाते हैं। इन सब की हम चर्चा करेंगे। अब दोस्तों इसकी चर्चा अपन स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, महासागरीय अधिस्थल का मानचित्रण। दोस्तों धरातल का मानचित्र तो आप देखते ही होंगे, बार बार धरातल का जो मैप है वो आप देखते होंगे, लेकिन जहाँ पर समुद्र है वहाँ पर आप सिर्फ जल ही जल देखते होंगे, वहाँ पर आपको कोई भूमि की आकृति नहीं दिखाई देती होगी। जैसे हम अगर कहीं का प्राकृतिक मानचित्र देखते हैं तो वहाँ की स्थलाकृतियाँ हमें दिखाई देती है कि यहाँ पे पठार है, अलग अलग कलर से भर दिए जाते हैं। लेकिन जहाँ पे समुद्र होता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी दर्शाया जाता है, उसके पानी के नीचे वाला जो भूमि की आकृति है वो नहीं दिखाई जाती। तो जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध के बाद में समुद्र के अधिस्थल यानी कि समुद्र के नीचे वाले स्थल का मानचित्रण करना शुरू हुआ। यानी कि समुद्र के नीचे का, पानी के नीचे का जो धरातल है, समुद्र की जो भूप्रपटी है उसका मानचित्र करने में एक अभियान चलाया गया और उसका मानचित्रांकन किया गया। उस मानचित्रांकन के बाद में हमें पता चला कि भाई जो अपन उच्चावच देखते हैं, जो भूमि की आकृतियों में वैरायटीज़ देखते हैं, वो समुद्र की आकृतियों में भी ठीक वैसी ही वैरायटीज़ है। और इन सब के अध्ययन के बाद में क्या किया गया दोस्तों, समुद्र यानी जो सी फ्लोर है, सी फ्लोर बोलूँगा मैं, आप जल्दी से समझ जाना, क्योंकि सी फ्लोर बोलूँगा वो एक जल्दी से मुंह से ये वर्ड आ जाता है, तो इसलिए मैं यही बोलूँगा। तो सी फ्लोर जो है यानी कि समुद्र का जो फ्लोर है, आंगन है, वो क्या है दोस्तों, वो इक्वल नहीं है, वहाँ पर उच्चावच पाया जाता है। और उस सी फ्लोर को जब समुद्र का सी फ्लोर का मानचित्रण मैपिंग की गई तो उस सी फ्लोर को डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। एक तो होता है महाद्वीपीय सीमा, एक होता है वितलीय मैदान और एक होता है मध्य महासागरीय कटक। अब इनको समझते हैं दोस्तों, तीनों आकृतियाँ कैसी होती है। मैं आपको बताता हूं कि महाद्वीपीय सीमा क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए आप, ये आपका कोई धरातल है यानी कि स्थलखंड है, यानी कि महाद्वीप है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, गहरा गर्त है, और यहाँ पे क्या है, ये भी स्थल है। समझ गए? यहाँ पर भी क्या है, स्थल है, धरातल है जहाँ हम रहते हैं, और यहाँ पर भी क्या है, धरातल है। बीच में गर्त था, तो इस गर्त में क्या हुआ, पानी भर गया, जिससे क्या बन गए, महासागर बन गए। क्लियर है? ये अपन ने 2nd चैप्टर में पढ़ा था। अब देखते हैं दोस्तों, इस महासागर में जो
आकृतियां हैं, भूमि की आकृतियां, उनको किस तरीके से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो 3 प्रकार की आकृतियां बताई गई है महासागरीय अधस्थल में, और वो कौन कौन सी है? महाद्वीपीय सीमा, महाद्वीपीय मैदान और फिर मध्य महासागरीय कटक। तो कुछ इस प्रकार की आकृतियां आपको देखने को मिलेगी। दोनों साइड से, महाद्वीपों के दोनों साइड से देखो क्या होता है, महाद्वीपों के दोनों साइड से पहले आता है, जैसे ही महाद्वीपों से अपन महासागरों की ओर चलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? महाद्वीपीय सैल्प आएगा। महाद्वीपीय सैल्प, महाद्वीपीय सैल्प में क्या होता है? जो धरातल यानी कि जो महाद्वीप होता है वो और महासागर दोनों का जहाँ पर मिलन होता है, यानी कि कम गहराई वाला जो क्षेत्र होता है समुद्र में, उसे क्या कहते हैं? महाद्वीपीय सैल्प कहते हैं। फिर उसके आगे जब अपन चलते हैं तो उसके आगे एक अचानक से क्या आता है? ढलान आता है, जैसे ये आ रहा है ना। तो अचानक से ये ढलान आ गया, यहाँ से इस बेल्ट में अचानक से क्या आ गया दोस्तों? ढलान आ गया, तीव्र ढलान आ गया। तो इसको क्या कहते हैं? महासागरीय ढाल। क्या कहते हैं दोस्तों? महासागरीय ढाल। फिर महासागरीय ढाल आने के बाद में क्या होता है? फिर वापस समतल जगह आ जाती है। कैसी जगह आती है? फिर आगे समतल जगह आ जाती है। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं वितलीय मैदान। क्या कहते हैं? वितलीय मैदान या गंभीर बेसिन। तो मैं लिख देता हूं, इस क्षेत्र को कहते हैं मैदान। फिर जैसे ही मैदानों से अपन और आगे की ओर चलेंगे समुद्रों की ओर, तो फिर वहाँ पर हमें एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। वहाँ पर क्या मिलेगी? एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी, और उस पर्वत श्रृंखला को कहते हैं मध्य महासागरीय कटक, यानी कि महासागर के मध्य में कटक। तो आप ध्यान रखो कि महासागरों के बीच में जो पर्वत जो बने हुए हैं, एक पर्वतों की जो श्रृंखला बनी हुई है, उस पर्वतों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? मध्य महासागरीय कटक कहते हैं। अब देखिए दोबारा से, फिर अगर इधर स्थल है, इससे भी जाएंगे तो पहले क्या आएगा? सैल्प आएगा, फिर क्या आएगा? ढाल आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा? महाद्वीपीय मैदान आएंगे, और फिर बीच में क्या आ जाएगा? कटक आ जाएगा। मतलब अगर महाद्वीप से अपन आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई महाद्वीप है और यहाँ पे कोई महाद्वीप है, बीच में आपका कोई सागर पड़ता है, कोई महासागर पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील देश है, और इससे आपको जाना है दक्षिणी अफ्रीका में, यानी कि दक्षिणी अमेरिका से आपको दक्षिणी अफ्रीका में जाना है। तो बीच में क्या पड़ता है? एंटार्क्टिक महासागर पड़ता है। एंटार्क्टिक महासागर पड़ता है ना। तो जैसे आप इधर जाओगे तो सबसे पहले क्या आएगा? महाद्वीपीय सैल्प आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? महाद्वीपीय सैल्प आएगा। उसके बाद में क्या आएगा? महाद्वीपीय ढाल आएगा। क्या आएगा दोस्तों? महाद्वीपीय ढाल। और उसके बाद में क्या आएगा? मैदान आएंगे, वितलीय मैदान आएंगे, है ना। फिर उस वितलीय मैदान के बाद में क्या आएगा? मध्य महासागरीय कटक आएगा। क्या आएगा दोस्तों? मध्य महासागरीय कटक। फिर वापस आप आगे बढ़ोगे तो क्या आ जाएगा? वितलीय मैदान आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? वही ढाल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ढाल। और फिर उसके बाद में वही क्या आ जाएगा? महाद्वीपीय सैल्प। समझ गए? तो इस तरीके से, यानी कि दोनों तटों से अगर अपन अंदर की ओर जाते हैं तो पहले महासागरीय सैल्प, फिर महासागरीय ढाल, फिर वितलीय मैदान, और फिर मध्य महासागरीय कटक आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इस तरीके से 3 भागों में बांट दिया। एक होता है महाद्वीपीय सीमा, जिसमें महाद्वीपीय सैल्प को और महाद्वीपीय ढाल को शामिल किया जाता है। दूसरा वितलीय मैदान, जिसमें गंभीर बेसिन यानी कि मैदान बताए जाते हैं, जो ये वाले क्षेत्र होते हैं, इनको इसमें शामिल किया गया है। और फिर तीसरा ग्रुप कौन सा है? मध्य महासागरीय कटक, यानी कि महासागरों के बीच में जो पर्वत चोटी पाई जाती है, पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है, उनको शामिल किया गया है। तो 3 ग्रुप इस प्रकार से बना दिए गए हैं। थोड़ा सा और समझ लेते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। तो धरातल से आपको पता है दोस्तों नदियां आती है। धरातल से नदियां बहती हुई कहाँ गिर जाती है? अंत में सागर महासागरों में गिर जाती है। जब ये नदियां आती हैं तो नदी, आप देखो याद रखने की चीज़ है, जब नदियां आती है तो अपने साथ में अवसाद लेके आती है। अब अवसाद वो डिपॉजिट भी करेगी कहीं ना कहीं, अपने साथ में जो लेके आ रही है चीज़ें बहाकर ला रही है, उनको कहीं ना कहीं वो जमा भी करेगी। तो जब एक कम ढलान वाला क्षेत्र होता है जो महासागर और महाद्वीप को जोड़ता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? सैल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैल्प। तो कुछ मात्रा में तो अवसाद यहाँ पर जमा करती है ये,
क्लियर है। फिर जब महासागरीय ढलान आता है तो महासागरीय ढलान पर कुछ भी जमा नहीं होता, क्योंकि जो भी जमा होता है वो क्या है, तीव्र ढाल प्रवणता की वजह से नीचे की ओर फिसल जाता है, तो यहाँ पर कुछ भी जमा नहीं होता। फिर इसके आगे जब जैसे ही वितलीय मैदान आते हैं तो वहाँ पर जो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जो सेडिमेंट्री होते हैं, जो अवसाद होते हैं, वो यहीं पर जमा होते हैं। क्लियर है दोस्तों, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गंभीर बेसिन। बेसिन जैसे कि गंगा का मैदान, गंगा बेसिन अपन बोलते हैं ना, उसी तरीके से जहाँ पर नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद जमा होते हैं वो गंभीर बेसिन समुद्रों में भी पाए जाते हैं। कुछ मात्रा में सेल्फ वाले क्षेत्र में भी डिपॉजिट किया जाता है और अधिक मात्रा में कहाँ पर, वितलीय जो मैदान होते हैं वहाँ पर डिपोजिशन की प्रक्रिया चलती है। तो इस तरीके से जो मध्य महासागर है, यानी कि जो महासागरीय अधस्थल है या जो सी फ्लोर है, उसको 3 भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया, और 3 भाग महाद्वीपीय सीमा, वितलीय मैदान और मध्य महासागरीय कटक है। फिर आगे चलते हैं कि महासागरीय अधस्थल के मानचित्रण से कुछ तथ्य उजागर हुए हैं, कुछ फैक्ट सामने आए हैं। जैसे ही पहले जब सी फ्लोर का मैपिंग नहीं की गई थी तब ये चीज़ें सामने नहीं थी, लेकिन जैसे ही सी फ्लोर की मैपिंग की गई, सी फ्लोर का मानचित्रांकन किया गया, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई। अब वो चीज़ें क्या क्या है वो अपन देखते हैं। तो दोस्तों, महासागरीय जो अधस्थल है या जो समुद्र का फ्लोर है उसका विभाजन अपन ने 3 भागों में कर लिया है, महाद्वीपीय सीमा, फिर इसके अलावा गंभीर जो मैदान है उनके बारे में, या फिर मध्य महासागरीय कटक के बारे में। तो दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जैसे ही जो महाद्वीपीय जो महासागरीय तल है उसका जब मानचित्रांकन हुआ और पूरा चुंबकीय अध्ययन हुआ तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्ट हमारे सामने आने लगे। अब वो फैक्ट कौन कौन से हैं उनको समझ लेते हैं दोस्तों। कौन कौन से फैक्ट हमारे सामने आए जब अपन ने मध्य महासागरीय जो सीमा है, जो सी फ्लोर है, उसका अध्ययन किया था। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपका स्थल मंडल है, यहाँ पे क्या है, स्थल मंडल, और यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, स्थल मंडल। दोनों जगह क्या है, स्थल मंडल है, और ये आपका गहराई वाला क्या है, समुद्र है। अब दोस्तों, समुद्र में अपन ने देखा था कि पेंजिया का विभाजन हुआ था, पेंजिया का विभाजन होकर लॉरेंशिया और गोंडवाना बने और फिर उनका भी विभाजन हुआ। तो जब दोस्तों ये चट्टानों का विभाजन हुआ तो उनमें दरारें पड़ी। जैसे ही यहाँ पे दरार पड़ी है ना, तो एक चीज आप ये भी आपको पता होगा कि जो समुद्रों में भूप्रपटी की गहराई जो होती है वो 5 किलोमीटर तक होती है। ये अपनी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पड़ा था। और भूप्रपटी के नीचे क्या पाया जाता है, मेटल पाया जाता है, और मेटल का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, दुर्लभता मंडल कहलाता है, दुर्लभता मंडल। और इस दुर्लभता मंडल में क्या है, तप्त लावा है, पिघला हुआ मैग्मा है। क्लियर है दोस्तों। तो ये दुर्लभता मंडल में लावा पाया जाता है, मतलब यहाँ से 5 किलोमीटर की गहराई के बाद में पिघला हुआ लावा है। जैसे ही इसमें भ्रंशन हुआ, ये चट्टान टूटी, तो ये जो लावा है यहाँ से बाहर की ओर निकला, और बाहर की ओर निकलकर यहाँ पर फैलने लग गया। जैसे ही यहाँ पर फैला तो इसने कुछ इस प्रकार की आकृति बना दी, और ये जो आकृति बनाई, इस आकृति को ऊपर ने कह दिया मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय कटक। अब चीज़ों को रिलेट करते चलिए। यहाँ पे मध्य महासागरीय कटक है, ये आपका गंभीर बेसिन हो गया, ये आपका ढाल हो गया, और यहाँ पे महाद्वीपीय सेल्फ हो गया जो अपन ने पहले पढ़ा था। तो ये मध्य महासागरीय कटक है। तो मध्य महासागरीय कटक का निर्माण हुआ, और यहाँ से ये लावा क्या हुआ, इस साइड में और इस साइड में फैलने लग गया। और जैसे ही ये फैलने लगा तो इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ से जब लावा बाहर निकल रहा है तो उसने एक फोर्स का काम किया, एक बल का काम किया, अभिसरण बल उसने लगाया। अभिसरण बल मतलब कि यानी कि इधर वाली चट्टान को इसने इधर धक्का लगाया और इधर वाली चट्टान को इसने इधर धक्का लगाया। दोनों को विपरीत दिशा में इसने क्या किया, फोर्स लगाया, धक्का लगाया। जब दोनों विपरीत दिशा में ये चट्टानें गमन करने लगी, जाने लगी, तो आगे जाने के बाद में ये चट्टान किससे टकराई, स्थल मंडल की चट्टान से टकराई। और स्थल मंडल की चट्टान से टकराने पर यह चट्टान क्या हुई, टूटकर नीचे की ओर धंस गई।
जैसे ही टूटकर नीचे की ओर धसी तो ये कहाँ पर गई, दुर्लभता मंडल में गई, और दुर्लभता मंडल में जाते ही वापस ये अपनी मूल अवस्था में आ गई, यानी कि वापस ये किस में बदल गई, लावा में बदल गई। यानी कि इस तरीके से ये चट्टान जनरेट होती है, फिर आगे चलती है, क्योंकि ये फोर्स लग रहा है लावा निकलते वक्त। तो यहाँ से अगर ये टूटकर स्थल मंडल के चट्टान से टूटकर नीचे की ओर आती है, दुर्लभता मंडल में जाकर वापस लावा बन जाती है, फिर वापस यहाँ पर इस तरीके से ये क्या करती है, एक साइकिल के रूप में काम करती है, एक चक्र के रूप में काम करती है। तो दोस्तों अब अपना कुछ फैक्ट, ये चीजें जो है, ये चीज समझने के बाद में अपने कुछ जो फैक्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। अब उन फैक्ट को देखिए दोस्तों, कौन कौन से फैक्ट हमारे क्लियर होते हैं। पहला ये बताया गया है कि मध्य महासागरीय कटक में ज्वालामुखी का उद्गार लगातार हो रहा है। तो ये मध्य महासागरीय कटक है, यहां पर ज्वालामुखी लगातार उद्गार हो रहा है, ज्वालामुखी लगातार होता रहा है। दूसरा क्या फैक्ट है, मध्य महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानों में समय, संरचना और संगठन में समानता पाई जाती है। ये मध्य महासागरीय कटक है, इसके इस साइड वाली चट्टानें और इस साइड वाले चट्टानें, दोनों साइड की चट्टानों में आयु में समानता पाई जाती है। इसके अलावा संरचना में समानता पाई जाती है और संगठन में समानता पाई जाती है। कैसे पाई जाती है दोस्तों, एक चीज समझिए, अगर आपको खाना बनाना है, अगर आपको रोटियां बनानी है तो क्या होगा, आप आटा लगाओगे, और अगर आटे में नमक ज़्यादा हो जाता है तो बताइए सभी रोटियों में नमक ज़्यादा होगा या फिर एक में ज़्यादा, एक में कम, एक में ज़्यादा, ऐसा होगा? सभी रोटियों में सेम नमक होगा। तो बताइए जब ये चट्टानें एक ही मटेरियल से बन रही है, जो दुर्लभता मंडल से आ रहा है, उसी मटेरियल से बन रही है, तो जो इधर चट्टानें बनेगी वो भी उसी संरचना की होगी जो इधर बन रही है, क्योंकि लावा दोनों तरफ फैल रहा है ना। क्लियर है? तो एक ही संरचना की चट्टानें बनेगी ना जी, क्लियर है सर। फिर देखो दूसरा, जब ये लावा बाहर निकल रहा है तो ये इधर की ओर स्प्रेड हो रहा है, इधर की ओर फैल रहा है। जब ये फैल रहा है तो यहाँ पे चट्टानें बन रही है और यहाँ पे चट्टानें बन रही है, और ये जो चट्टानें हैं ये यहाँ पे जब बन रही है तो दूसरी जो बनने वाली चट्टान है इनको आगे की ओर धकेल रही है, और फिर तीसरी चट्टान फिर आगे की ओर धकेल रही है। तो इस तरीके से चट्टानें आगे की ओर आके ऐसे आ रही है, ये पढ़ने समझा था। तो दोस्तों यहाँ पर जो चट्टान बन रही है और यहाँ पर जो चट्टान बन रही है, बताओ दोनों की आयु सेम होगी क्या? सेम होगी सर, क्योंकि दोनों साथ ही तो बनी थी, दोनों की आयु सेम होगी बिल्कुल। तीसरा एक चीज और देखो कि जैसे जैसे अपन मध्य महासागरीय कटक से स्थल मंडल की ओर चलते हैं दोनों साइड में, तो बताओ चट्टानों की आयु बढ़ती जाती है क्या? जी सर, बढ़ती जाती है, क्योंकि यहाँ वाली चट्टानें पहले बनी थी और यहाँ वाली बाद में बनी थी। तो इधर आयु बढ़ती जाती है, इधर भी आयु बढ़ती जाती है। मतलब जहाँ पे मध्य महासागरीय कटक है वहाँ पे सबसे नवीन चट्टानें पाई जाती है, और स्थल मंडल की तरफ बढ़ते हैं तब उन जो चट्टानें हैं उनकी आयु और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है, और सबसे नवीन चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। क्लियर है? अब आगे देखो, महाद्वीपीय प्रवृत्ति की अपेक्षा महासागरीय प्रवृत्ति नवीन है। जो महाद्वीपीय चट्टानें हैं, ये वाली जो चट्टानें हैं स्थल मंडल की, उनकी आयु अधिक है, जबकि महासागरों की आयु कम है। क्यों होगी दोस्तों? जब ये चट्टानें बन रही है, टूट रही है, बन रही है, टूट रही है, तो इनकी आयु ज़्यादा हो ही नहीं सकती। तो कौन से, यानी कि स्थल मंडल की जो चट्टानें हैं उनकी आयु ज़्यादा होती है, जबकि महासागरों की चट्टानों की आयु कम होती है। महासागरों में चट्टानें जो है उनमें किसी भी चट्टान की आयु 20 करोड़ वर्ष से अधिक नहीं है, यही आपको याद रखना है। आगे वाला पॉइंट है गहरी खाई में। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे गहरी खाई है ना, ये खाई हो गई, तो गहरी खाई में यहाँ पर अगर कोई भूकंप उद्गम हो रहा है, भूकंप का फोकस यहाँ पर है, उद्गम केंद्र अवकेंद्र, ये अपन ने सेकंड चैप्टर में पढ़े थे जब भूकंप के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो भूकंप जब यहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है तो बताओ इस भूकंप के उद्गम के अंदर की क्या होगी, गहराई अधिक होगी, जबकि मध्य महासागरीय कटकों में अगर ओरिजिनेट हो रहा है तो इसकी गहराई कम होगी। यानी कि गहरी खाइयों में अगर भूकंप का उद्गम केंद्र होता है तो उसकी गहराई अधिक होती है, जबकि मध्य महासागरीय कटकों में भूकंप केंद्र की गहराई कम होती है। क्लियर है दोस्तों? तो ये कुछ फैक्ट थे जो मध्य महासागरीय सी फ्लोर के मानचित्रांकन से हमारे सामने आए। तो दोस्तों इन्हीं सब तथ्यों को आधार मानते हुए हैरी हैंस ने 1961 में जो है महासागरीय अधस्थल विस्तार जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया। याद रखना आपको, महासागरीय अधस्थल विस्तार यानी कि सी फ्लोर का क्या हो रहा है दोस्तों, विस्तार हो रहा है। अच्छा, एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर अगर महासागरीय स्थल का विस्तार हो रहा है तो फिर दूसरा महासागर क्यों नहीं सिकुड़ रहा है? यानी कि एक महासागर अगर बढ़ रहा है तो दूसरा सिकुड़ना चाहिए, है ना? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि हैरी हैंस ने कहा है कि अगर एक महासागर का विस्तार हो रहा है तो दूसरे महासागर या उसी महासागर में एक किसी गर्त का, किसी गड्ढे का विनाश भी हो रहा है।
तो इस वजह से एक महासागर के विस्तार से दूसरे महासागर का सिकुड़ना नहीं होता है। दूसरा जो है वो चट्टानें क्या होती है, अंदर की ओर अपन ने देखा कि दुर्लभता मंडल में चली जाती है, फिर नई चट्टानें जनरेट होती है। तो इससे क्या होता है कि एक दूसरा महासागर इससे नहीं सिकुड़ेगा जब एक महासागर का विस्तार होगा। और ये संकल्पना जो अधस्थल महासागरीय अधस्थल विस्तार प्रतिपादन किया था हेरी हेंस ने 1961 में। अच्छा, ये आपका दूसरा जो सिद्धांत था वो कंप्लीट हुआ। अब अपन देखते हैं भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी कहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों विश्व में जो आप मध्य महासागरीय जो कटक है, जो एटलांटिक महासागर में जो मध्य महासागरीय कटक है वो इस तरीके से हैं। जो मध्य महासागरीय कटक आप समझ चुके होंगे, तो वो एटलांटिक महासागर में कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ आने के बाद में इसकी एक इधर से पूर्वी अफ्रीका होते हुए यहाँ से क्या होता है, न्यू गिनी तट होते हुए इस तरीके से चली जाती है। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे कि जो न्यू गिनी तट है उसके पास से ऐसे निकलती है। दूसरा इधर से एक ऑस्ट्रेलिया वाला ये वाला क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोल्केनो या ज्वालामुखी आते हैं। इसके अलावा ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भी बहुत अधिक ज्वालामुखी आते हैं। अगर भूकंप की बात करें तो भूकंप भी दोस्तों कहाँ आएंगे, भूकंप भी लगभग जहाँ पे ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं वहीं पर भूकंप सबसे ज़्यादा आएंगे। इसके अलावा भूकंप जो है वो जो आल्पस पर्वत है, कौन से पर्वत, आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत कौन से होते हैं, आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत दोस्तों वे पर्वत होते हैं जो नवीन है ना। तो इन पर्वतों में भी क्या है कि भूकंप जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस किए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा भूकंप जो महसूस किए जाते हैं ये आप देखिए, एक तो ये जो तट है जो दक्षिणी अमेरिका और जो उत्तरी अमेरिका का जो दोनों के जो पश्चिमी तट है, यानी कि प्रशांत महासागर वाले जो तट है वहाँ पर, दूसरा इस हिमालयन पर्वत पर, इसके अलावा ये वाला जो तट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप महसूस किए जाते हैं। एक चीज़ और आपको याद रखनी है दोस्तों, पूरा जो प्रशांत महासागर है वो क्या है, एक तप्त स्थल है। तप्त स्थल मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। तो इस तरीके से देखिए आप इस प्रशांत महासागर ये प्रशांत महासागर और ये प्रशांत महासागर एक ही है ना, आपको पता है क्योंकि पृथ्वी गोल है इसलिए इस मैप में क्या हुआ है, ये प्रशांत महासागर दोनों साइड में आ गया है। तो एक ऐसे रिंग का निर्माण करता है। प्रशांत महासागर में क्या होता है, एक ऐसे रिंग का निर्माण होता है जो यहां पर तो क्या होता है, दक्षिणी अमेरिका है ना, और इस साइड में अगर अपन ऑस्ट्रेलिया वगैरह आ जाएगा ना, तो एक यानी कि एक रिंग का निर्माण करता है। ऐसे प्रशांत महासागर गोले का निर्माण करता है जहां पे सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आती है, और सबसे ज्यादा ज्वालामुखी यहीं पर आती है। इसलिए प्रशांत महासागर को क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। किसको कहते हैं, प्रशांत महासागर को कहते हैं रिंग ऑफ फायर। तो दोस्तों ये आपका जो महाद्वीपीय अधस्थल विस्तार जो संकल्पना थी, जो सिद्धांत था, वो आपका कंप्लीट हुआ। अब बचा हुआ है आपका सिर्फ और सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक, जो इस चैप्टर में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।